जय हिंद साथियों। शुरुआत करते हैं डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस की फॉर द डेट 22 अक्टूबर 2024। 18th प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है कि कौन सा प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा, कौन सा एडिशन। तो 18th एडिशन, ठीक है, याद रखिएगा 18th एडिशन। क्या डेट्स होंगी? तो जनवरी 8 टू जनवरी 10 2025 ये डेट्स हैं जब प्रवासी भारतीय दिवस होस्ट किया जाएगा। कहाँ पे? भुवनेश्वर उड़ीसा में ये होस्ट किया जाएगा। कौन ऑर्गेनाइज करेगा? तो ये जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया जाएगा ओडिशा गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ। ये बात आपको याद रखनी है। ओडिशा गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आपस में मिलके प्रवासी भारतीय दिवस 18वां एडिशन होस्ट करेंगे भुवनेश्वर उड़ीसा में। इसमें ग्लोबल पार्टिसिपेशन होगा। प्रवासी भारतीय आप जानते हैं ना, वो जो नॉन रेजिडेंस इंडियंस होते हैं, एनआरआईज होते हैं, उनके कंट्रीब्यूशंस को ऑनर करने के लिए, उनके कंट्रीब्यूशंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। ओवर 5000 डायस्पोरा मेंबर्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज एक्सपेक्टेड आएंगे यहाँ पे। अटेंडीज इंक्लूड ओवरसीज इंडियंस होंगे, एनआरआईज होंगे और जो इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज होंगे। तो ये सारे लोग प्रवासी भारतीय दिवस अटेंड करेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है? हमने आपको बताया जो इंडियन डायस्पोरा का कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स इंडियन डेवलपमेंट, उनको रिकॉग्नाइज करना, साथ ही साथ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना ओवरसीज इंडियंस को, ताकि वो अपनी रूट के साथ रिकनेक्ट हो पाएँ और इंडिया की प्रोग्रेस में और इन्वेस्टमेंट कर पाएँ, नॉलेज शेयरिंग कर पाएँ, पॉलिसी कोलैबोरेशन कर पाएँ। ये सारी चीज़ें ये कर पाएँ जो भी एनआरआईज हैं, ओवरसीज इंडियंस हैं, उनके लिए। यहाँ पे हमने देखा प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ ओवरसीज इंडियंस एंड देयर रोल इन इंडियाज ग्रोथ। ठीक है। पहली बार कब सेलिब्रेट हुआ था? तो पहली बार ये 2003 में सेलिब्रेट हुआ था। याद रखिएगा, पहली बार 2003 में सेलिब्रेट हुआ था टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशंस ऑफ इंडियन डायस्पोरा। फिर क्या हुआ? 2015 से ये बाई इनियल इवेंट हो गया है। बाई इनियल मतलब 2 साल में एक बार। ठीक है। बाई एनुअल होता है साल में 2 बार, लेकिन बाई इनियल का क्या मतलब होता है? 2 साल में एक बार। तो 2015 से ये हर 2 सालों में एक बार होता है। ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। इससे पहले एडिशन कहाँ हुआ था 2022 का? तो ये इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है। ये बात याद रखिएगा, इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। अब 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्या सिग्निफिकेंस है प्रवासी भारतीय दिवस का? हिस्टोरिकल इसकी क्या फाउंडेशन है? तो इस दिन जो है महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। तो वो एक तरह से, वो भी एक तरीके से एनआरआई हो गए थे उस समय। ठीक है। उस समय वो भी एनआरआई हो गए थे, फिर वो लौट के आए, फिर इंडिया के मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट में उन्होंने हाई बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। बाकी तो आप सब जानते ही हैं कि नेशन के फ्यूचर को कैसे उन्होंने शेप किया। ठीक है। तो महात्मा गांधी जी लौटे थे इस दिन साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को। ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए कुछ चर्चा कर लेते हैं उड़ीसा की भी। तो उड़ीसा जो है ये ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे लोकेटेड है। ये बे ऑफ बंगाल आपको दिख रहा होगा, ये ईस्टर्न इंडिया पे है। ठीक है। ये ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया पे लोकेटेड है और इसी की कोस्ट पे उड़ीसा लोकेटेड है। ये देखिए, ये पूरा उड़ीसा लोकेटेड है इसी की कोस्ट पे। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं बॉर्डर शेयरिंग किसके किसके साथ होती है उड़ीसा की। तो अगर नॉर्थ में देखें तो नॉर्थ में झारखंड है। ठीक है। नॉर्थ में झारखंड है। ठीक है। नॉर्थ में झारखंड के साथ बाउंड्री शेयर करता है उड़ीसा। फिर हम लोग क्लॉकवाइज चलें तो नॉर्थ ईस्ट में आते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में वेस्ट बंगाल है। उड़ीसा के नॉर्थ ईस्ट में वेस्ट बंगाल है। तो ये जो बाउंड्री शेयर हो रही है ये वेस्ट बंगाल से हो रही है। फिर क्लॉकवाइज मूवमेंट करें अगर, तो ये पूरा ईस्ट में बे ऑफ बंगाल से सराउंडेड है। ईस्ट में बे ऑफ बंगाल से पूरा सराउंडेड है। ये जो कोस्ट है ये 485 किलोमीटर्स की है। ठीक है। 485 किलोमीटर्स की कोस्टल बाउंड्री है बे ऑफ बंगाल के साथ उड़ीसा की। फिर आगे अगर क्लॉकवाइज मूव करें तो ये साउथ में आंध्र प्रदेश है। ठीक है। आपको ये दिख रहा होगा, साउथ में आंध्र प्रदेश है। साउथ में आंध्र प्रदेश है। उसके बाद और क्लॉकवाइज मूव करें तो वेस्ट आ जाता है। ठीक है। वेस्ट में छत्तीसगढ़ है। ठीक है। वेस्ट में छत्तीसगढ़ है। तो ये हो गई उड़ीसा की फिजिकल लोकेशन। वेस्ट बंगाल है नॉर्थ ईस्ट में देखा हमने, झारखंड है नॉर्थ में देखा हमने, छत्तीसगढ़ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में है ये भी देखा हमने, और आंध्र प्रदेश साउथ में है। ठीक है। आंध्र प्रदेश साउथ में है। कोस्ट लाइन किसके साथ है? 485 किलोमीटर्स की कोस्ट लाइन है अलोंग बे ऑफ बंगाल। एरिया रैंक 9th लार्जेस्ट स्टेट है बाय एरिया और 11th लार्जेस्ट है बाय पॉपुलेशन। ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करें तो थर्ड मोस्ट पॉपुलस स्टेट है इन टर्म्स ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। आप बताइए फर्स्ट और सेकंड पे कौन है? ठीक है। पहले दो राज्य कौन से हैं जिनमें सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन पाई जाती हैं इंडिया में? आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में।
कैपिटल आप जानते होंगे, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, लार्जेस्ट सिटी भी है भुवनेश्वर, ठीक है। गवर्नर यहाँ के हैं रघुवर दास साहब, और चीफ मिनिस्टर अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं मोहन चरण मांझी। ये बीजेपी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, मोहन चरण मांझी। लेजिस्लेचर की बात करें तो यहाँ पे यूनिकैमरल है, मतलब सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। विधानसभा में 147 सीटें हैं, ये याद रखिएगा। विधानसभा में 147 सीट्स हैं। पार्लियामेंट की बात कर ले तो लोकसभा से 21 सीटें हैं उड़ीसा में, और उड़ीसा में 10 सीटें हैं राज्यसभा की, ठीक है। हल्का सा याद रखिएगा, कभी कभी मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग स्टेट्स कवर करते जाएंगे, वैसे वैसे इन फैक्ट्स को भी ध्यान में रखते जाएंगे। स्टेट सिंबल्स की बात करें तो स्टेट ट्री उड़ीसा का है फिग या पीपल, स्टेट फ्लावर है अशोक, स्टेट एनिमल है सांबर, और स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर, ठीक है। ये हल्का सा बात याद रखेगा, कभी कभी पूछ लेते हैं आपसे डायरेक्टली, और अगर उड़ीसा पीसीएस का दे रहे हैं तब तो आपको एकदम ये बाय हार्ट होना चाहिए। जोग्राफिकल फैक्ट्स देख लें यहाँ पे, तो ये जो उड़ीसा है ये ड्रेन होती है महानदी जैसी रिवर से, ब्राह्मणी जैसे रिवर से, और बैतरानी जैसे रिवर से। इनके बारे में हम लोग और आगे चर्चा करेंगे। चिलिका लेक जो है लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है, ये आप चिलिका लेक देख रहे हैं अपने राइट हैंड साइड में, देखिए तो ये चिलिका लेक है, ठीक है। ये चिलिका लेक आपको दिख रहा होगा। देओमाली यहाँ की हाईएस्ट पीक है, ये बात याद रखिएगा, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। देओमाली इसकी यहाँ पे हाईएस्ट पीक है, ठीक है। फिर बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की, तो लार्जेस्ट किचन इन द वर्ल्ड है जगन्नाथ टेम्पल में। यहाँ पे जगन्नाथ टेम्पल सिचुएटेड है, आपको पता होगा, ठीक है। पुरी में जगन्नाथ टेम्पल है। पहला रसगुल्ला यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है, पहला रसगुल्ला। साथ ही साथ 3 मास नेस्टिंग बीचेस हैं ओलिव रिडली सी टर्टल्स के लिए, ठीक है। ऋषिकुल्य बीच एक बहुत फेमस बीच है जहाँ पे मास नेस्टिंग होती है ओलिव रिडली सी टर्टल्स की, ओलिव रिडली सी टर्टल्स की मास नेस्टिंग होती है यहाँ पे। एक गंजम एक जगह है, और एक जगह एक और है जहाँ पे ऋषिकुल्य बीच है, यहाँ पे मैप में बनाया नहीं है, तो ऋषिकुल्य बीच यहाँ पे है जहाँ पे मास नेस्टिंग होती है ये ओलिव रिडली सी टर्टल्स की, ठीक है, ओलिव रिडली सी टर्टल्स की। कुछ एडिशनल फैक्ट्स देख लेते हैं। द ओनली नीनिंग टेम्पल इन द वर्ल्ड इज हुमा टेम्पल। संबलपुरी की सारी बहुत फेमस है, संबलपुर एक जगह है। गहिर माथा बीच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि लार्जेस्ट नेस्टिंग ग्राउंड है फॉर ओलिवर रिडली टर्टल्स, ठीक है। गहिर माथा बीच है, ये बात याद रखिएगा। गहिर माथा बीच जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। डीपेस्ट पोर्ट जो है ये धामरा है, ठीक है। डीपेस्ट पोर्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा धामरा, ये पोर्ट है डीपेस्ट पोर्ट धामरा, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, हम आपको बताएंगे, पारादीप पोर्ट, ये है पारादीप पोर्ट, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, पारादीप पोर्ट और धामरा पोर्ट 2 इंपॉर्टेंट पोर्ट है उड़ीसा के। कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। तो फॉर्मेशन हुआ था उड़ीसा का 1 अप्रैल 1936 को। इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं यहाँ पे, जगन्नाथ टेम्पल जो कि पुरी में है, लिंगराज टेम्पल जो कि भुवनेश्वर में है, और कोणार्क सन टेम्पल कोणार्क में है। कंफ्यूज मत होइएगा लिंगराज टेम्पल को आप पुरी से, ठीक है, ये भुवनेश्वर में स्थित है, और जगन्नाथ टेम्पल पुरी में है। रिवर्स की बात या लेक्स की बात करें पहले, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक है अंशुपा लेक, चिलिका लेक और कांजिया लेक। 3 लेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप एकदम बाय हार्ट कर लीजिएगा, रोज उठते बैठते आपको ये याद कर लेना है, ठीक है, कि कौन कौन से लेक यहाँ पे स्थित है। फिर बात करते हैं रिवर्स ओरिजिनेटिंग आउटसाइड उड़ीसा, जो कि उड़ीसा से पास होती है। तो ब्राह्मणी है, सुवर्ण रेखा है, ईब है, और महानदी है, ठीक है। महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है, आपको पता होगा। रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन उड़ीसा, ये बात याद रखिएगा, कौन कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती हैं उड़ीसा में। तो बैतरानी है, बुद्धबलंग है, शाल नदी है, और ऋषिकुल्य है, ठीक है। ये 4 रिवर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रिवर्स ओरिजिनेटिंग इनसाइड ओडिशा फ्लोइंग थ्रू अदर स्टेट्स, ठीक है। तो अदर स्टेट्स में कौन कौन चली जाती हैं, तो बहुधा है, वंशाधारा है, नागवली है। एंड रिवर्स ओरिजिनेटिंग इनसाइड ओडिशा, ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर फ्लोइंग थ्रू अदर स्टेट्स, ठीक है। तो ये भी याद रखेगा, मचकुंद रिवर है, सिलेरू रिवर है, कोलाब है, और इंद्रावती है। डैम्स देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट डैम्स है उड़ीसा में। तो हीराकुद डैम बना है, याद रखिएगा, महानदी रिवर पे। रिंगाली डैम है ब्राह्मणी रिवर पे। इंद्रावती डैम है इंद्रावती रिवर पे। जालपुर डैम है मचकुंद रिवर पे। और मंदिरा डैम है शंख रिवर पे, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, मंदिरा डैम है शंख रिवर पे, ये एकदम याद कर लीजिएगा। स्टेडियम्स यहाँ पे कौन कौन से हैं, तो बारबती स्टेडियम है, कलिंग स्टेडियम है, एंड दिलीप टर्की स्टेडियम है, ठीक है, दिलीप टर्की स्टेडियम है। फेस्टिवल्स, कोणार्क बहुत फेमस है, कोणार्क का डांस फेस्टिवल। फोक डांसेस यहाँ पे कौन से हैं, ओडिसी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छऊ डांस है, घुमारा डांस है, गोटी पुआ है, संबलपुरी फोक डांस है। गोटी पुआ याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, ठीक है, क्योंकि ओडिसी तो सब जानते हैं, ओडिसी नाम से ही समझ में आ रहा है, ओडिशा से।
छऊ डांस है, ये असम में भी होता है, थोड़ा वेस्ट बंगाल में भी किया जाता है। पर गोटी पुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है फोक डांसेस में, ठीक है। तो गोटी पुआ याद रखिएगा। पोर्ट की बात करें तो यहाँ पे हमने अभी धामरा पोर्ट देखा था, और दूसरा पोर्ट जो है पारादीप पोर्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पारादीप पोर्ट। इसके बाद नेशनल पार्क्स की बात करें तो भीतरकनिका नेशनल पार्क है एंड सिमिलीपल नेशनल पार्क है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेशनल पार्क्स तो एकदम, अब आप सोचेंगे हम सारे फैक्ट्स को बोल रहे हैं कि याद रखना है, तो सारे फैक्ट्स पूछे गए हैं, हम अपने मन से कुछ नहीं बता रहे हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आप देखेंगे 50 बार पूछा गया है कि भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है, सिमलीपल नेशनल पार्क कहाँ है, गोटीपुआ कहाँ का फोक डांस है। तो सारी चीज़ें एटलीस्ट आपको पता रहे, तभी तो आप फाइट कर पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट्स की बात करें तो तालचेर थर्मल पावर स्टेशन है और वेदांता झारसुगुडा पावर स्टेशन है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आप में इतना स्ट्रेस मत लीजिए, जो जो याद हो जाए वो कर लीजिए। पर नेशनल पार्क्स तो आपको स्ट्रेस लेके याद करना है, चाहे स्ट्रेस फ्री हो गए याद करें, चाहे स्ट्रेस लेके याद करें, पर याद तो करना ही करना है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन कौन सी हैं तो बदरामा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली है, बालूखंड कोणार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चंडका एलिफेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिरमाथा मरीन कार्लापट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, खाला सुनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटागढ़ है, कुलडीहा है, सुनाबेड़ा है, लखारी वैली है, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नंदन कानन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, और कपिलासा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। तो सतकोसिया टाइगर रिजर्व और नंदन कानन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको अच्छे से याद रखना है। मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया गया है असम में, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। मिशन वसुंधरा 3.0 कहाँ की स्कीम है तो ये असम की स्कीम है। इसके अंतर्गत क्या होगा, इसके अंतर्गत जितने भी इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं असम की, उनको फॉर्मल लैंड राइट्स दिए जाएंगे ताकि वो अपने आप को सिक्योर महसूस कर सकें, ठीक है। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है, टू एम्पावर इंडिजिनस कम्युनिटीज़ ऑफ असम by providing formal land rights ensuring security and recognition of any land holding, ठीक है। इससे पहले दो स्कीम्स या दो वर्जन्स आ चुके हैं मिशन वसुंधरा के, जिसमें 8 लाख एप्लीकेशंस को डिस्पोज किया गया था इन 9 मंथ्स, और वसुंधरा 2.0 में क्या किया गया था, 2 लाख इंडिजिनस लोगों को लैंड राइट्स प्रोवाइड किए गए थे, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव यही हम लोग ने देखा कि लैंड राइट्स प्रोवाइड करना इंडिजिनस कम्युनिटी को, इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है मिशन वसुंधरा 3.0 असम की स्कीम है, किस लिए, फॉर्मल लैंड राइट्स ग्रांट करने के लिए इंडिजिनस कम्युनिटीज़ ऑफ असम को। बढ़ते हैं केरला की तरफ, तो केरला ने लॉन्च किया है सिटीजन सेंटिनल ऐप, ठीक है। सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है, विद इन एम परिवहन ऐप। सिटीजन सेंटिनल लॉन्च किया गया है ऐप केरला द्वारा, किस ऐप के अंतर्गत तो एम परिवहन ऐप के अंतर्गत सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च किया है केरला मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने। इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ट्रैफिक लॉ एनफोर्समेंट अच्छे से हो सके, ताकि जो भी सिटीजन्स हैं वो रिपोर्ट कर पाए कोई भी ट्रैफिक वायलेशंस इन रियल टाइम, ठीक है। रियल टाइम ट्रैफिक वायलेशंस को रिपोर्ट करने के लिए ये सिटीजन सेंटिनल ऐप केरला में लॉन्च किया गया है। और ये केरला ऐसा ऐप लॉन्च करने वाली तीसरा राज्य बना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। केरला ऐसा राज्य करने वाला, ऐसा चीज़ लॉन्च करने वाला, ऐसा ऐप लॉन्च करने वाला जिसमें रियल टाइम में ट्रैफिक वायलेशंस को रिपोर्ट किए जा सकते हैं, ऐसा ऐप लॉन्च करने वाला तीसरा राज्य बना है। तो याद रखिएगा तीसरा राज्य बना है। ये हो सकता है आपसे यही पूछ ले कि केरला हैज़ बिकम फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव सच ऐप इन देयर एम परिवहन ऐप, तो आपको याद रखना है नहीं, ऐसा थर्ड स्टेट है। इससे पहले छत्तीसगढ़ और उड़ीसा ने ऐसे ऐप पहले ही लॉन्च कर दिए हैं। किसने डेवलप किया है तो एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने इसको डेवलप किया है, ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस मिले हैं 16 सेंचुरी सी के, कहाँ पे, श्री सिंगेश्वरर टेम्पल, मापेडू विलेज, तिरुवल्लूर डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, कहाँ पे कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस मिले हैं तो श्री श्रृंगेश्वरा टेम्पल में। श्री श्रृंगेश्वरा टेम्पल में क्या मिला है, कॉपर प्लेट के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। डिटेल्स देख लेते हैं प्लेट्स की, तो 2 कॉपर प्लेट लीव्स मिली हैं स्ट्रंग टुगेदर विद अ रिंग, तो 2 कॉपर प्लेट आपस में जुड़े हुए हैं एक रिंग से, अंगूठी से। रिंग फीचर्स द सील ऑफ विजयनगर किंगडम, विजयनगर जो 14th सेंचुरी में किंगडम आया था, विजयनगर किंगडम, उसके बारे में जो है अंगूठी
एक्ट अंगूठी फीचर करती है विजयनगर किंगडम की सील। ये कंफर्म किया गया है बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इंस्क्रिप्शंस एंग्रेव्ड इन 1513 सी ड्यूरिंग कृष्णदेव राय रीन्स। तो आपको पता होगा कृष्णदेव राय एक बहुत ही मुख्य रूलर थे विजयनगर किंगडम के, तो उनके बारे में इंस्क्रिप्शंस एनग्रेव है जो कि संस्कृत में लिखा गया है यूजिंग नंदी नगरी स्क्रिप्ट। यहाँ पे नंदी नगरी स्क्रिप्ट फेमस थी विजयनगर किंगडम में, इसको यूज करके कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, तो ये क्या हाईलाइट करती है, ये विजयनगर की जो लेगेसी है, विजयनगर अंपायर की जो लेगेसी रही है, साथ ही साथ कृष्णदेव राय का जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उनको हाईलाइट करती है। पाकिस्तान ने एनैक्ट किया है 26th अमेंडमेंट एक्ट 2024। ठीक है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान ने इनैक्ट किया है 26th अमेंडमेंट 2024। इसका प्रोविजन क्या है, चीफ जस्टिस का जो टेन्योर है वो 3 साल के लिए लिमिट कर दिया जाएगा। तो बस इतना सा याद रखिएगा, किस कंट्री ने अभी कॉन्स्टिट्यूशन में अपने एनेक्टमेंट किया है जिसके अंतर्गत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो टेन्योर होगा वो 3 ईयर्स का हो जाएगा। तो ऐसा करने वाला जो देश है वो पाकिस्तान है। ठीक है, इन्होंने 26th अमेंडमेंट एक्ट 2024 के अंतर्गत चीफ जस्टिस का जो टेन्योर है उसको 3 साल तक के लिए सीमित कर दिया गया है। ग्लोबल पब्लिक डेट नाम की एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा, जिसमें ये कहा गया है कि जो ग्लोबल पब्लिक डेट है वो एक्सीड कर जाएगी $100 ट्रिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2024। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा कितना एक्सीड कर जाएगी, तो $100 ट्रिलियन जो दुनिया भर की ग्लोबल पब्लिक डेट है, जितनी भी उधारी है दुनिया पे, वो $100 ट्रिलियन एक्सीड कर जाएगी। तो ऐसा पहली बार होगा कि इतनी ज़्यादा डेट ली गई हो $100 ट्रिलियन की। और ये कब होगा, ये 2024 में ही ये जो फिगर है $100 ट्रिलियन का ये सरपास हो जाएगा। रिपोर्ट पब्लिश की गई है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा। इसमें की हाईलाइट यही है कि ग्लोबल पब्लिक डेट इज प्रोजेक्टेड टू एक्सीड $100 ट्रिलियन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन 2024। डेट टू जीडीपी रेशियो 2024 का कितना है, तो 93% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। मतलब अगर 100 रुपये जीडीपी है तो उसमें 93% जो है लोन है, उसमें क्या है 93% जो है वो डेट है, तो बहुत ज़्यादा डेट है। ठीक है, इससे पहले ऐसा डेट टू जीडीपी प्रोजेक्शंस हुआ था कोविड-19 पैंडेमिक में, जब 99% ये पहुंच गया था डेट टू जीडीपी रेशियो। ठीक है, अब ये क्या है, एक्सपेक्टेड टू अप्रोच 100% बाय 2030। तो जो 93% है अभी डेट टू जीडीपी रेशियो 2024 में, ये 6 सालों में 2030 तक ये 100% हो जाएगा। अब डेट ग्रो क्यों हो रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल सेंटिमेंट है जिसकी वजह से स्पेंडिंग इंक्रीज हो रही है लोगों की। ग्रीन ट्रांजिशन इनिशिएटिव्स आप देख रहे होंगे, ग्रीन ट्रांजिशन में काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट फाइनेंस की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा फाइनेंस चाहिए, तो बहुत ज़्यादा बोरोइंग हो रही है, इसकी वजह से जो है डेट ग्रो कर रही है। एजिंग पॉपुलेशन कौन सी है, जो रिटायर हो चुकी हैं, पर अब उन्हें भी तो जीने का कुछ जरिया चाहिए, तो वो भी खूब उधार ले रहे हैं। सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से, रशिया और यूक्रेन में वॉर है, हमास इसराइल वेस्ट एशिया पूरा टर्मोइल में है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग हो रही है। और ये स्पेंडिंग कैसे हो रही है, ये स्पेंडिंग डेट से हो रही है, उधार लेके हो रही है। जो भी डेवलपमेंट चैलेंजेस हो रहे हैं उनकी वजह से ये सारे डेट बढ़ते जा रहे हैं, और इतना बढ़ गया है कि $100 ट्रिलियन एक्सीड कर जाएगा 2024 में। साथ ही साथ देखिए अभी यूएस में इलेक्शंस होने वाले हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि ये $7.5 ट्रिलियन बढ़ाएंगे डेट को। कमला हैरिस जो डेमोक्रेटिक ओपोनेंट है, ये कहती हैं कि 3.5 ट्रिलियन ऐड करेंगे। तो ये ऑलरेडी इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने ऑलरेडी प्लान कर रखा है कि इनको और डेट लेना है, तो $100 ट्रिलियन इस तरह एक्सीड हो जाएगी। तो आपको ये फिगर याद रखना है $100 ट्रिलियन का। ठीक है, हो सकता है आपसे एग्जाम में ऑप्शंस में ये दे दे कि कितना एक्सीड हुआ है, तो $10 ट्रिलियन, $100 ट्रिलियन, $500 ट्रिलियन या $1000 ट्रिलियन। तो आपको याद रखना है ये पर्टिकुलर फिगर $100 ट्रिलियन की ग्लोबल पब्लिक डेट सरपास हो जाएगी। विक्रम देव दत्त को अपॉइंट किया गया है नया कोल सेक्रेटरी। वो किसकी प्लेस में आए हैं, तो वो सक्सीड किए हैं वीएल कांता राव को, जिनके पास एडिशनल चार्ज था। साथ ही साथ अमृत लाल मीना को अपॉइंट किया गया है एज चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमृत लाल मीना को अपॉइंट किया गया है एज चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की बात करें तो अजय कुमार सिंह को अपॉइंट किया गया है एज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस झारखंड। ठीक है, डीजीपी अपॉइंट किया गया है झारखंड का अजय कुमार सिंह को। इन्होंने किसको सक्सीड किया है, इन्होंने अनुराग गुप्ता जी को सक्सीड किया है। ठीक है,
नमो भारत दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये एनिवर्सरी है, फर्स्ट एनिवर्सरी है नमो भारत ट्रेन ऑपरेशंस की। नमो भारत ट्रेन ऑपरेशंस क्या है? ये रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है इंडिया का। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मतलब एक पर्टिकुलर रीजन में, छोटे से रीजन में रैपिड ट्रांजिट सिस्टम हो, रैपिड ट्रांसपोर्ट हो, ये बात कहलाती है नमो भारत ट्रेन ऑपरेशंस के अंदर। ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? तो नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने ऑर्गेनाइज किया था। फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था नमो भारत ट्रेन ऑपरेशंस को? 20 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया गया था। तो जब 2023 में इसको लॉन्च किया गया था तो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम में शुरुआत के 17 किलोमीटर का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया था, नरेंद्र मोदी साहब ने किया था। ठीक है, करंट ऑपरेशनल कॉरिडोर कितना है रीजनल रैपिड ट्रांजिट स्कीम के अंदर या सिस्टम के अंदर? तो 42 किलोमीटर्स का है विद 9 स्टेशन, जैसे साहिबाबाद है, गाजियाबाद है, मेरठ साउथ है। तो ये जो नेशनल कैपिटल रीजन है, दिल्ली वाला रीजन है, दिल्ली का इर्द गिर्द रीजन है, वहाँ पे रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया गया था, ट्रांजिट सिस्टम शुरू किया गया था, जिसको नाम दिया गया था नमो भारत ट्रेन ऑपरेशंस। इसमें टॉप परफॉर्मिंग स्टेशन रहा है गाजियाबाद का RRTS स्टेशन विच रिकॉर्डेड हाईएस्ट फुटफॉल। फ्यूचर एक्सपेंशन है कि 54 किलोमीटर किया जाए, 42 किलोमीटर से 54 किलोमीटर, और कुछ स्टेशन को कनेक्ट किया जाए, जैसे आनंद विहार हो गया, न्यू अशोक नगर हो गया। और फुल कॉरिडोर कंप्लीशन कितना होगा? तो 82 किलोमीटर्स का पूरा प्रोजेक्ट है, टू बी कंप्लीटेड बाय जून 2025। ट्रैवल टाइम फ्रॉम दिल्ली टू मेरठ अब हो गया है अंडर 1 आवर। ठीक है, वंस फुल कॉरिडोर इज ऑपरेशनल। तो अगर पूरा ये जो कॉरिडोर है 82 किलोमीटर का, ये पूरा कंप्लीट हो जाता है तो दिल्ली से मेरठ सिर्फ 1 घंटे में पहुंचा जा सकता है। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है इंडिया का, और ये NCR में अभी कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर ये हो रहा है। इंडिया के मेट्रो नेटवर्क रैंक की बात करें तो इंडिया का जो मेट्रो है वो 3rd लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क है। ठीक है, 3rd लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क है इन द वर्ल्ड, एमिंग टू सरपास US सून। ठीक है, US सेकंड नंबर पे है, जिसको जल्दी सरपास किया जाएगा। तो ये कुछ बातें हुई थी नमो भारत ट्रेन ऑपरेशंस की। कुछ वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च की गई हैं फॉर पुलिस पर्सोनेल। पुलिस वालों के लिए कुछ नई स्कीम्स लॉन्च की गई हैं उत्तर प्रदेश में, जहां पे चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी। तो योगी आदित्यनाथ जी ने पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर कुछ पुलिस वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च की है, तो देख लेते हैं। ये 21 अक्टूबर 2024 को अनाउंस किया गया था। ताकि क्या है, ये किस लिए हुआ है, पर्पस क्या है इसका? टू ऑनर पुलिस पर्सोनल हु लेड डाउन देयर लाइव्स इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। ठीक है, तो पुलिस वालों के सराहनीय काम को रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, जैसे अलावेंसेस, यूनिफॉर्म अलावेंस इंक्रीज किया गया है 70% हाइक फॉर ऑल पुलिस पर्सोनल, हाउसिंग अलावेंस राइज किया गया है, पुलिस स्पोर्ट्स को थोड़ा सा सपोर्ट मिला है 10 करोड़ का। इसी तरीके से पुलिस हाउसिंग एंड मेंटेनेंस को 1380 करोड़ का कॉर्पस दिया गया है। फिर क्या किया गया, माफिया क्रैकडाउन किया गया है, एंटी रोमियो स्क्वाड ऑपरेशंस को भी तवज्जो दी गई है, उनको भी खूब सपोर्ट मिला है, ट्रिब्यूट्स दिए गए हैं। ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया गया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कंफर्ट प्रोवाइड किया गया है, 3.5 करोड़ फॉर पुलिस पर्सोनल कंफर्ट, 4 करोड़ फॉर जनरल वेलफेयर। ठीक है, फिर रिकॉग्निशन ऑफ सर्विस के लिए मेडल्स लाए गए हैं, 4 पुलिस मेडल्स फॉर डिस्टिंग्विश सर्विसेज, 110 फॉर कमेंडेबल सर्विसेज अवॉर्डेड सिंस 2017। तो कुछ मेडल्स हैं और कुछ वेलफेयर स्कीम्स हैं। नेशनल पुलिस कमेमोरेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वही पुलिस स्मृति दिवस। तो ये 21 अक्टूबर को एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है। सीनियर वुमेन इंटर डिपार्टमेंटल नेशनल हॉकी चैंपियनशिप फाइनल में रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड फर्स्ट आया है या विनर रहा है, याद रखना है आपको। सीनियर वुमेन इंटर डिपार्टमेंटल नेशनल हॉकी चैंपियनशिप फाइनल में रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड विनर रहा है, किसको हरा के? इंडियन ऑयल को हरा के। ठीक है, इंडियन ऑयल को हरा के जो है इंडियन ऑयल को हरा के रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड सीनियर वुमेन इंटर डिपार्टमेंटल नेशनल हॉकी चैंपियनशिप फाइनल जीता है। स्कोर ये था, रेलवे ने 3 गोल किए हुए थे, इंडियन ऑयल 1 ही गोल कर पाया था। कहाँ हुआ था? मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। प्लेयर ऑफ द मैच रही है सलीमा टेटे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। 24th नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप गोवा में हुई है, ये बात याद रखिएगा। तो यही आपसे पूछा जाएगा कि कौन से नंबर की नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप होस्ट की गई है गोवा में, या ये पूछेंगे कि कौन सी कहाँ पे नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप होस्ट की गई है। तो आपको ये याद रखना है कि गोवा में हुई है, और 24th एडिशन है नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप का। ये क्या करता है, ये एक्सेप्शनल टैलेंट और डिटर्मिनेशन जो कि पैरा एथलीट्स में होता है उनको ऑनर करता है, उनको सेलिब्रेट करता है। यहाँ पे कुछ अवार्ड्स हैं, आप देख लीजिएगा। हालांकि हमको लगता नहीं है कि इतने डीप में आपसे पूछेगा, बस यही पूछना चाहिए एग्जाम में कि
नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप कहाँ पे होस्ट की गई है और क्या कौन सा एडिशन होस्ट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार आप हल्की सी नज़र डाल लीजिएगा मेन इवेंट्स पे, जूनियर इवेंट्स पे, विमेन इवेंट्स पे।